गुड आफ्टरनून मानसी। वॉइस आ रही है मेरी? जय हिंद मानसी, जय हिंद। हेलो सुनील, सभी आ गए? ओके, वॉइस क्लियर, ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर। ओके, जय हिंद अमित। कैसे हैं अमित आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ओके, जय हिंद सुनील। ओके, हाँ, आई थिंक आप लोग मेरी पहले भी जो स्पेशल क्लास हुई है उसमें आप लोग आए होंगे। आप लोगों की आज रात में भी एक क्लास है 9 बजे से 9 to 11। पीसीएस मेंस वाली जो 2 क्लास रह गई थी, अ, जो हम लोग पीसीएस मेंस की क्लास चला रहे थे क्वेश्चन वाली, मतलब मेंस क्वेश्चंस की जो क्लास चला रहे थे वो अभी रह गई है। तो आज रात में 9 बजे से आपकी क्लासेस रिज्यूम होंगी। बकिया 29 जुलाई से 29th ऑफ जुलाई को रात में 9 बजे से शायद 9 या साढ़े 9 बजे से आपकी मॉडर्न इंडिया का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। जो एक न्यू बैच आपका स्टार्ट हो रहा है मॉडर्न इंडिया का, वो यूपी पीसीएस 2020 को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। मतलब उसी को ध्यान में रख करके दोस्तों वो क्लास कराई जाएगी जो मॉडर्न इंडिया की क्लास शुरू हो रही है 29 तारीख को रात में 9:30 पे। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में उस क्लास को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जैसा कि आप सब लोगों को पता है, एक और बात कि दोस्तों जो क्लास 29th ऑफ जुलाई को शुरू हो रही है रात में, उसी क्लास को लेकर के ये उसकी एक स्पेशल क्लास है। उसी की ये फ्री क्लास है दोस्तों, जिसमें उस क्लास के बारे में एक इंट्रोडक्शन हम दे सकें, आपको बता सकें दोस्तों कि उस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया की तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है, या मॉडर्न इंडिया का दोस्तों क्या रोल है आपकी तैयारी में, आधुनिक भारत इतिहास का क्या रोल है, आपका प्रीलिम्स के सिलेक्शन में या प्रीलिम्स क्रैक करने में हिस्ट्री का या मॉडर्न इंडिया का दोस्तों कितना बड़ा रोल है, इन सब पे हम लोग आज बात करेंगे। ओके, और साथ ही साथ दोस्तों ये भी बात करेंगे कि क्वेश्चन का नेचर क्या है, कैसा होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कितना डेप्थ में हमें अध्ययन करना है, किन किन टॉपिक्स को हमें पढ़ लेना है जिसकी वजह से हमारी तैयारी जो है अच्छी हो जाए। तो दोस्तों जो आज का ये सेमिनार है या जो आज का ये जो सत्र है, ये जो स्पेशल क्लास है, वो कई सारे मुद्दों पर, कई सारे पहलुओं पे बात करने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। ओके, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। वैसे तो बहुत सारे बच्चे मेरे क्लास में मेरे रेगुलर स्टूडेंट रहे जो यहाँ पे भी हैं, वो लोग चीज़ों को जानते हैं भी हैं, समझते भी हैं। लेकिन इसके पहले मैंने जो भी क्लासेस ली हैं आपकी, वो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव बैच लिया है। कॉम्प्रिहेंसिव बैच का मतलब जो भी मैंने क्लासेस ली हैं वो बैच एक ऐसा बैच रहा है जिसमें कि मैंने प्री और मेंस दोनों चीज़ों को साथ-साथ लेकर के चलता रहा हूँ। और आपको याद होगा कि एक बात मैं हमेशा कहता था कि तैयारी का जो तरीका होता है, उसके 3 चरण होते हैं। किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी का दोस्तों जो तरीका होता है, उसके 3 चरण होते हैं। खासकर यूपीएससी की तैयारी का या यूपी पीसीएस कमीशन की तैयारी का, कि दोस्तों जो चरण होते हैं तैयारी के, उसे हमें 3 हिस्सों में बाँट करके देखना चाहिए। पहला हिस्सा दोस्तों हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना चाहिए। पहला हिस्सा हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब दोस्तों इस हिस्से में किसी भी सब्जेक्ट पे हमें पहले कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि उस सब्जेक्ट की आधारभूत बातें, आधारभूत अवधारणा, सब्जेक्ट की समझ, अवधारणा मतलब सब्जेक्ट की जो है वो अंडरस्टैंडिंग, समझ, ओके। इसके अलावा दोस्तों सब्जेक्ट का नेचर, उसकी प्रकृति क्या है, और इसके बाद दोस्तों कुछ-कुछ हमें प्री की स्ट्रेटजी, प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी, थोड़ा मेंस की स्ट्रेटजी, इन सब पे दोस्तों हम लोग बात करते हैं। पहले कॉम्प्रिहेंसिव बैच दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
जहाँ पे हम एक सब्जेक्ट के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में समझ पाते हैं। इसके बाद दोस्तों जब हम किसी सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ लेते हैं, तो फिर हमारी डिमांड होती है कि अब हम स्पेसिफिक होकर के पढ़ाई करें, ठीक है ना? अब हम स्पेसिफिक होके पढ़ाई करें। पहले कॉम्प्रिहेंसिव फिर स्पेसिफिक स्पेसिफिक प्रीलिम्स एंड देन फिर दोस्तों सॉरी स्पेसिफिक मेंस के बारे में अध्ययन करें। तो अगर आपने एक बार कॉम्प्रिहेंसिव चीजों को पढ़ लिया है, तो उसके बाद दोस्तों हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने उसी सब्जेक्ट को लेकर के स्पेसिफिक हो जाएँ, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव में दोस्तों ना ही हम पूरी तरीके से प्रीलिम्स पे बात कर पाते हैं, ना ही हम 100% प्रीलिम्स की बात कर पाते हैं, ना ही हम 100% मेंस पे बातें कर पाते हैं दोस्तों, ओके? हाँ, बात करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ चीज़ें रह जाती हैं। जैसे मैं मान सकता हूँ दोस्तों 70% चीज़ें जो हैं हमारी करीब-करीब कॉम्प्रिहेंसिव में प्रीलिम्स की तैयार हो जाती हैं। करीब 70% हमारी मेंस की दोस्तों यहाँ तैयारी हो जाती है। लेकिन जब हम स्पेसिफिक हो जाते हैं दोस्तों, तो हमारी जो ये कमी रह जाती है, जो 30 टू 40% कमी रह जाती है कॉम्प्रिहेंसिव के बाद, वो चीज़ें दोस्तों हमारी यहाँ तैयार होती है, ठीक है ना? जो भी 30 टू 40% कमी रह जाती है, वो जब हम स्पेसिफिक होकर के उसी चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं, तो दोस्तों हमारी तैयारी है। तो तैयारी का जो तरीका है आपका, जो रणनीति है, जो स्ट्रैटेजी है, किसी भी सब्जेक्ट की दोस्तों यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इससे आपको एक थॉरो स्टडी होती है दोस्तों आपकी, थॉरोली एक स्टडी कर लेते हैं आप, सब्जेक्ट पे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं। फिर आप स्पेसिफिक होकर के दोस्तों आप जब तैयारी करते हैं, इससे क्या होता है कि आपकी जो बची-खुची तैयारी होती है, वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये जो सेशन है, दोस्तों आपके इस चीज़ के लिए सेशन है, ये सेशन है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए। जो लोग दोस्तों अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किया है, वो लोग इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पे आपकी यूपी पीसीएस को ध्यान में रख करके 100% दोस्तों आपकी तैयारी मॉडर्न इंडिया की कम से कम दोस्तों कराई जाएगी। गुड आफ्टरनून। और फिर कभी मेंस पे भी स्पेसिफिक होके बात कर लेंगे जब कभी। हाँ, एक बात और दोस्तों, जैसा कि एक मेंस का सेशन हमारा ऑलरेडी चल ही रहा है। आपको पता है 2019 मेंस को ध्यान में रख करके एक सेशन हमारा ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है? जो आज रात में 9 बजे जिसकी क्लास है, 9 पीएम पे जिसकी क्लास है, तो वो स्पेसिफिक मेंस भी है। लेकिन इसके अलावा हो सकता है कि जब हमारा मेंस का पूरा सेशन आ जाए, यानी कि जब हमारा अक्टूबर में प्रीलिम्स हो जाए, जैसा कि दोस्तों 11 अक्टूबर को प्रीलिम्स हमारा जो अभी प्रस्तावित है, प्रपोज्ड है, उस डेट पे दोस्तों हो जाए जब, उसके बाद हम लोग स्पेशली मेंस की क्लासेस लेकर के आएँगे। तो एक अलग बात है, पहले हम लोग दोस्तों जिस चीज़ के लिए आए हैं उस पे पहले बात कर लेते हैं कि स्पेसिफिक प्रीलिम्स क्या है। दोस्तों आज का जो सेशन है हमारा, वो पूरी तरीके से मॉडर्न इंडिया को दोस्तों डेडिकेटेड है, आधुनिक भारत को डेडिकेटेड है। आधुनिक भारत का आपकी तैयारी में एक बहुत बड़ा दोस्तों उसका एक योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। बगैर आप आधुनिक भारत की तैयारी के, उसको बगैर पढ़े हुए, अगर आप ये उम्मीद कर लें कि आपका सिलेक्शन हो जाए प्रीलिम्स में, आप प्रीलिम्स क्वालीफाई कर लें, तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि सबसे टफेस्ट बात है। बगैर आधुनिक भारत की तैयारी के आप प्रीलिम्स कभी क्वालीफाई फिलहाल तो नहीं कर सकते। मैं सीधी-सीधी बात करूँ तो बहुत मुश्किल है, ओके? तो एक क्लास दोस्तों जो शुरू है कल से, परसों से सॉरी, रात में 9:30 बजे, जो पूरी तरीके से आधुनिक भारत को लेकर के दोस्तों डेडिकेटेड है, जिसमें हम लोग पूरे 2 महीने तक, 1 महीने तक सॉरी, पूरे अगस्त में हम लोग कंप्लीट मॉडर्न इंडिया के दोस्तों कोर्स को कवर करेंगे, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो 2020 को दोस्तों ध्यान में रख करके होगा, ओके? चलिए, तो आज के सेशन में दोस्तों हम लोग आधुनिक भारत के बारे में बात करेंगे। इसकी उपयोगिता पे बात करेंगे, इसके सिलेबस पे बात करेंगे, इसकी रणनीति पे बात करेंगे, रणनीति फॉर 2020,
प्रीलिम्स पे बात करेंगे, इसके कंटेंट पे बात करेंगे, ठीक है ना, कंटेंट क्या पढ़ना है, इसके टेस्ट पे बात करेंगे, रिवीजन पे बात करेंगे। इसके दोस्तों रणनीति में ही सारी बातें आ जाएंगी। इसमें हम रिवीजन पे बात करेंगे, इसी में हम दोस्तों कंटेंट पे बात करेंगे, इसी में हम रिवीजन पे बात करेंगे, इसी में दोस्तों हम टेस्ट पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे। आधुनिक भारत की तैयारी क्या है, कैसे उसका सिलेबस क्या है, उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। रणनीति का मतलब यही होता है कि कम से कम एनर्जी लगा करके अधिक से अधिक नंबर गेन किया जा सके, यही रणनीति का मुख्य मकसद होता है। अमित पढ़ाऊंगा, जरूर पढ़ाऊंगा। पहले ये मॉडर्न इंडिया कर लेते हैं, फिर प्राचीन और मध्यकालीन भी आपको पढ़ा ही दूंगा। आप डोंट वरी, आप परेशान ना होइए। आप लोगों को पता, आप लोगों को शायद प्राचीन भारत की क्लासेस चल रही होंगी आपकी, प्राचीन और मध्यकालीन भी आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है अच्छी बात है, या नहीं भी पढ़ा है और पढ़ा है, तो मैंने एक बार कहा था कि आप लोग अगर अनअकैडमी से एक बार रिक्वेस्ट करें प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के लिए, तो वो लोग जरूर मुझसे कहेंगे। एक मिनट, ठीक है, कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ मुकेश, कितना? नहीं नहीं मत देना। नहीं नहीं मत देना। मैं क्लास कर रहा हूँ, हाँ बात कर रहा हूँ। जितना मैं देता हूँ हर बार उतना भेजा है लेकर के, उतना ले लो। मैं अभी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों रणनीति पे बात करेंगे, सिलेबस पे बात करेंगे, और बात करेंगे दोस्तों उसकी उपयोगिता पे। प्राचीन और मध्यकालीन के बारे में मैंने बताया था कि अगर आप लोग एक बार अगर आप लोग एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, और शायद आप लोगों ने शायद किया भी था, मेरे पास कॉल आई थी, लेकिन ऑलरेडी मेरी अगस्त तक की क्लासेस जो है वो पूरी तरीके से जैम पैक्ड शेड्यूल्ड है दोस्तों। ओके, अब जो कुछ भी हो पाएगा वो अगस्त के बाद ही होगा। सितंबर में अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं सितंबर में आप लोगों के लिए प्रीलिम्स और मेंस की क्लासेस जो है वो मैं करवा लूंगा। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उपयोगिता की, फिर बात करेंगे सिलेबस की, एंड फिर बात करेंगे दोस्तों रणनीति 2020 प्रीलिम्स की। दोस्तों अगर हम उपयोगिता की बात करें, मॉडर्न इंडिया की उपयोगिता की बात करें, तो आप लोगों को पता है कि दोस्तों प्रीलिम्स में 150 प्रश्न आते हैं, ठीक है ना, 150 क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों 150 क्वेश्चन में करीब, अगर आप ट्रेंड उठा करके देखें, पिछले 10 वर्षों का अगर पेपर उठा के देखें, आप प्रीलिम्स का पेपर उठा करके देखें, यही तरीका होता है। तो देखेंगे दोस्तों, तो 150 प्रश्नों में करीब 30 से 35 सवाल दोस्तों होता है इतिहास से। कितने से? हिस्ट्री से होता है दोस्तों। अच्छा, 150 क्वेश्चन में 95 से 100 क्वेश्चन पे दोस्तों सिलेक्शन होता है। कितने पे सिलेक्शन होता है? 95 आप खत्म कर दीजिए, अब चूंकि 13 गुना हो गया है, पहले 18 गुना था, अब 13 गुना की बात होने लगी है। तो दोस्तों ये मान के चलें कि करीब 100 क्वेश्चन पे सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है ना। अगर 100 क्वेश्चन पे सिलेक्शन होता है, और जहां पे करीब 35 प्रश्न जो है दोस्तों इतिहास से आते हैं, तो 100/35, जरा सोचिए कि इसका कितना बड़ा योगदान है। मैंने 35 कम ही बताया है, कई बार हो सकता है कि 40 प्रश्न भी आ जाते, लेकिन 35 तो कम से कम आते हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों 35, 30 से 35, चलिए हम और कम कर लेते हैं, चलिए हम कर लेते हैं दोस्तों 30 क्वेश्चन। जनरली ऑड नंबर ही रहता है 30 क्वेश्चन। अगर 30 क्वेश्चन भी अगर आता है, तो सोचिए दोस्तों कितना बड़ा रोल है आपके पास होने में। 30 क्वेश्चन अगर ये कर लेते हैं, और बाकी अब करंट अफेयर्स कर लेते हैं, जहां से ये भी 30 क्वेश्चन आता है, तो करीब करीब 60 क्वेश्चन दोस्तों आपने ऐसे ही कवर कर लिया है। इसके अलावा अगर आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं, तो दोस्तों आपका काफी कुछ कवर हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि आपकी तैयारी में दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। ओके, 30 से 35 क्वेश्चन करीब हिस्ट्री से आते हैं।
अब इसका भी अगर बाइफर्केशन करें, अगर 30 क्वेश्चन के हिसाब से ही बाइफर्केशन करें, तो दोस्तों करीब ये मान के चलें कि करीब 6 से 7 क्वेश्चन जो है दोस्तों प्राचीन से, करीब 5 क्वेश्चन दोस्तों मध्यकालीन भारत से, यानी कि करीब 12 क्वेश्चन जो है वो दोस्तों इन दोनों से आता है, और लगभग 18 से 20 क्वेश्चन दोस्तों जो आता है वो आधुनिक भारत से आता है। ठीक है ना? 18 से 20 क्वेश्चन आधुनिक भारत से आता है। अब इन 18 से 20 का भी दोस्तों अगर बाइफर्केशन करें, ध्यान से समझिएगा, तो आधुनिक भारत के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है दोस्तों जिसको बोलते हैं आधुनिक भारत ही कहते हैं, और एक दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। एक पार्ट को राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। दोस्तों अगर इस 18 से 20 प्रश्नों का बाइफर्केशन करें, तो ये मान के चलें कि अगर ये 20 क्वेश्चन है, तो ये मान के चलें कि 8 क्वेश्चन इस सेक्शन से आएगा और 12 क्वेश्चन दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन से आएगा। आप पेपर उठा करके देख लें, आपको यही ट्रेंड मिलेगा पिछले 10 साल का। ठीक है, मेरी बात समझिए मैं क्या कर रहा हूं। तो अगर 35 क्वेश्चन अगर आपको तैयार करना है और आपके पास टाइम कम है, 30 क्वेश्चन को अगर आपको स्ट्रेटजी बनानी है, टाइम अगर आपके पास कम है, तो आप कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आप राष्ट्रीय आंदोलन पढ़िए, जिससे आपको 12 क्वेश्चन का कम से कम दोस्तों आपको एक मौका मिल जाएगा पास करने का। इसके बाद कोशिश कीजिए कि दोस्तों आप आधुनिक भारत को पढ़िए, जहां से 8 क्वेश्चन मिल जाए। उसके बाद कोशिश कीजिए कि आप प्राचीन भारत को पढ़िए, जहां से 6 से 7 क्वेश्चन मिल जाएगा। सबसे लास्ट में दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप मध्यकालीन भारत पढ़िए, जहां से कम प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो हमारी जो स्ट्रेटजी होगी, स्ट्रेटजी टाइम को ध्यान में रख करके, अपनी तैयारी को ध्यान में रख करके, जो बचा हुआ समय उन सब को ध्यान में रख करके दोस्तों इसे तैयार किया जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो 12 क्वेश्चन दोस्तों कम से कम कवर करता है, और आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। यहाँ पे इस कोर्स में दोस्तों हम इसी टॉपिक को कवर कराएंगे। ये 20 क्वेश्चन की स्ट्रेटजी लेकर के मैं आपको परसों से आ रहा हूं दोस्तों, 20 प्रश्नों की स्ट्रेटजी लेकर के। ओके, जब रात में दोस्तों हम लोग रात में 9 साढ़े 9 बजे शायद जो भी टाइम है, वो क्लासेस दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे, और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम तरह के प्रश्न आ जाए। अब दोस्तों थोड़ा सा हम लोग प्रश्नों के नेचर पे बात कर लेंगे, फिर पहले सिलेबस और फिर दोस्तों प्रश्नों के प्रकृति पे बात करेंगे, और फिर दोस्तों रणनीति पे बात करेंगे। ओके, तो ये हो गई दोस्तों आपके लिए इस मॉडर्न इंडिया की उपयोगिता, जो कि आपकी इस परीक्षा को पास कराने में दोस्तों इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है। आंसर राइटिंग की क्लास है आपकी आज से ही है, शायद क्या आज से है या कल से है, जब से भी है। ओके, तो पहली चीज तो दोस्तों हमारी कंप्लीट हो गई कि हमारे लिए क्या इसकी उपयोगिता है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ये बात आप समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, आधुनिक भारत में क्यों पढ़ना चाहिए ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपके कंपटीशन को प्री को पास करने में इसका कितना बड़ा रोल है। 20 प्रश्नों के दोस्तों कम नहीं होते इस 100 प्रश्नों को दोस्तों पास करने के लिए 1/5, जबकि एक एक प्रश्नों की दोस्तों मारपीट होती है। और मैं आपको गारंटीड बोलता हूं कि अगर आपने दोस्तों इसको पढ़ लिया, अच्छे से इस कोर्स को कवर कर लिया, तो और मेरे बताए हुए मार्ग पे अगर चल गए आप, तो दोस्तों आपको ये 20 प्रश्न, कम से कम 20 प्रश्नों में से आप 18 प्रश्न करने की स्थिति में होंगे। मैं ज्यादा बढ़ा करके बात नहीं करता, मैं जानता हूं कि 1-2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो घुमाने वाले होते हैं, जो आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि 1-2 प्रश्न आपसे मिस्टेक हो जाएगा, ह्यूमन एरर हो जाएगा, लेकिन फिर भी दोस्तों आप 18 प्रश्न कर पाएंगे, तब भी बहुत बड़ा है। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? आइए आगे बढ़ते हैं। एक पार्ट तो दोस्तों हमारा कवर हो गया, वो है उपयोगिता पे।
इसको मिटाना भी टफ टास्क है, ये जल्दी मिटता नहीं है। मतलब इन्होंने मिटाने का जो दे रखा है सॉफ्टवेयर में, जो इरेजर दे रखा है बहुत पतला दे रखा है। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं इसके सिलेबस पे। सवाल ये है कि अब सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ें, और क्वेश्चन की प्रश्नों की प्रकृति क्या है। स्लाइड यहाँ पे नया मैंने लिया नहीं है, एक ही स्लाइड है मेरे पास, मैंने स्लाइड नहीं लिया हुआ है। टेस्ट पेपर में मैं स्पेशल क्लास में मुझे ये बहुत ज़्यादा वो नहीं लगा कि स्लाइड लेकर के मैं चलूँ, बहुत ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुई, क्योंकि आपसे बात ही करनी थी, आपको समझाना था। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं सिलेबस पे। देखिए यूपी कमीशन का दोस्तों जो सिलेबस है यूपी पीसीएस का, प्रणाम अजय, शायद आप मेरे स्टूडेंट रहे हैं क्या पहले कहीं पे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी सेंटर पे आप मेरे स्टूडेंट रहे हैं? जहां तक मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, कि तस्वीर नहीं आ रही है। अगर स्टूडेंट रहे हैं कहीं पे तो बताइए, ऑफलाइन स्टूडेंट अगर रहे हो। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे सिलेबस में। देखिए अगर हम यूपी पीसीएस के दोस्तों बनाए गए सिलेबस पे बात करें, ओके, अगर हम यूपी पीसीएस पे के दोस्तों जो प्रीलिम्स के हम सिलेबस पे बात करें, तो जो उसका सिलेबस है वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का मतलब सिलेबस में कुछ भी साफ साफ नहीं लिखा हुआ है कि वो क्या पूछेंगे। एक्चुअली दोस्तों यूपी पीसीएस ने यूपीएससी कमीशन की सिलेबस की कॉपी करी हुई। अब यहाँ पे समझने वाली दिक्कत ये है कि यूपी कमीशन का जो यूपीएससी कमीशन का जो सिलेबस उन्होंने हिस्ट्री का जो बनाया है वो ऑलरेडी दोस्तों अनडिफाइंड है। अब उन्होंने क्या किया, उसी अनडिफाइंड सिलेबस को एज इट इज कॉपी कर लिया है। सिलेबस में दोस्तों लिखा हुआ है कि आधुनिक भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे, इतना ही लिखा हुआ है। आधुनिक भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न होंगे। लेकिन दोस्तों उन्होंने ये नहीं बताया है कि आधुनिक भारतीय इतिहास कहां से कहां तक पूछेंगे, कौन कौन से टॉपिक पूछेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन से टॉपिक पे बात करेंगे। ये चीजें दोस्तों उन्होंने पूरी तरीके से अनडिफाइंड छोड़ रखी है। ओके, अब ऐसे में दोस्तों नए बच्चे के सामने प्रॉब्लम आती है, नए बच्चे के सामने प्रॉब्लम आती है कि क्या अगर दोस्तों नया बच्चा केवल इस सिलेबस को लेकर के चले, जैसा कि हम लोग बार बार कहते भी हैं नए बच्चों से कि आप सिलेबस के अनुसार पढ़िए। ऐसा इसलिए कहते हैं दोस्तों कि यूपीएससी या यूपी कमीशन का जो सिलेबस है वो कहीं कहीं तो बहुत ही क्लियर है, कहीं कहीं तो बहुत ही क्लियर बनाया गया है, तो कहीं कहीं दोस्तों एकदम से क्या किया गया है, कहीं कहीं एकदम दोस्तों नॉ मतलब क्लियर नहीं है। ठीक है ना, कहीं कहीं दोस्तों एकदम डिस्टिंक्ट नहीं है, नॉट डिस्टिंक्ट, कहीं कहीं दोस्तों एकदम क्लियर नहीं है। अजय मैंने उसी पे बात किया है, मैंने बताया कि पहले ना तो प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ना चाहिए ना ही मेंस के हिसाब से, पहले कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई करनी चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया है। क्लास की एकदम शुरुआत में मैंने बताया कि पहले कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई करना चाहिए, कोई भी फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहिए, उसका नाम ही फाउंडेशन है। नहीं प्री पढ़ना चाहिए ना ही मेंस पढ़ना चाहिए, पहले फाउंडेशन पढ़ना चाहिए, फिर प्री पढ़ना चाहिए, फिर मेंस पढ़ना चाहिए, तभी आपको सही फायदा मिला। क्योंकि किसी भी मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बात करता हूं दोस्तों, किसी भी फाउंडेशन बैच में न ही 100% प्री हो पाता है, न ही 100% मेंस हो पाता है। आई डोंट नो अबाउट द सिलेबस ऑफ बीईओ कविता, ठीक है। This class is completely dedicated to UPPCS examination and targeted to UPPCS 2020 prelims. Okay, I don't know what is the BEO. आप किसी बीईओ के बैच में ही जाके समझिए चीजों को, मैंने कभी ना बीईओ के बारे में जाना ना समझा।
आप बस यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको। मैंने पहले ही बता दिया कि ये यूपीपीसीएस 2020 को डेडिकेटेड है। तो दोस्तों जो सिलेबस है वो आधुनिक भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित मुद्दे होंगे। अब दोस्तों हम लोग बच्चों से बोलते हैं कि आप सिलेबस को ज्वाइन कीजिए, सिलेबस के अनुसार पढ़िए, लेकिन कई जगह सिलेबस तो क्लियर है, लेकिन कई जगह दोस्तों सिलेबस जो है वो नॉट डिस्टिंक्ट, नॉट क्लियर है दोस्तों, एकदम से क्लियर नहीं है। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये हिस्ट्री के साथ है दोस्तों। हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो अनक्लियर्ड है, वो नॉन डिफाइंड है दोस्तों। ऐसे में बच्चों के सामने बहुत प्रॉब्लम आती है कि हिस्ट्री कैसे पढ़ें। इसके अलावा दोस्तों हिस्ट्री के बारे में बहुत सारे मिथ भी हैं। नए बच्चों के सामने बहुत सारे मिथ भी हैं, क्या कि हिस्ट्री रटने की चीज है, हिस्ट्री याद करने की चीज है, क्रैमिंग की चीज है। टाइम कम है, सब्जेक्ट ज्यादा है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे कवर करूं, प्लीज सजेस्ट। टाइम कम है, कितने महीने हैं आपके पास? अभी अगस्त पूरा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2.5 महीने आपके पास। इसके लिए मैं आपको इस क्लास में सेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा कि टाइम कम है तो आप कैसे पढ़ाई कीजिए। मैं तो यही बोलूंगा कि आप मेन मेन टॉपिक, जैसे टाइम कम है आपके पास तो आप कम से कम मॉडर्न इंडिया का कोर्स कर लीजिए, हिस्ट्री कर लीजिए, कम से कम 30 क्वेश्चन की गारंटी मिल जाएगी आपको। करेंट अफेयर्स कर लीजिए, कम से कम आपको 30 क्वेश्चन की गारंटी मिल जाएगी। 60 क्वेश्चन ऐसे ही हो गए। बाकी कुछ और जगहों से भी कुछ क्वेश्चन चुरा लीजिए। 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, मैं उसी पे अभी अभी बताता हूँ आपको बाकी चीजों के लिए। बाकी जैसे आप कोई और सेक्शन पकड़ ले सकते हैं, जैसे कि आप कोई एक और हिस्ट्री के अलावा, जैसे आपने ले लिया ज्योग्राफी ले लिया या पॉलिटी ले लिया, यहाँ से भी कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ज्योग्राफी से भी कम से कम 20 क्वेश्चन प्लस आते हैं। तो किसी अच्छे टीचर का साथ ले लीजिए जो कम से कम 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर करा दे। ओके, करेंट अफेयर्स आप खुद से ही तैयार कीजिए। तो इस तरीके से आपका, अगर आप 2 महीने लग करके अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, 2-2.5 महीने अगर आपने ईमानदारी से प्रिपरेशन कर ली तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा प्रीलिम्स। लेकिन ये बहुत ही ईमानदारी की तैयारी है। हाँ, ये बात एकदम सही कही अमित। देखिए तैयारी हमेशा कंप्लीट करके ही उतरनी चाहिए, लेकिन एक बात और भी है कि अमित, तैयारी कभी कंप्लीट होती नहीं है। तैयारी एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो लगातार होती रहती है, और कहीं बीच में ही दोस्तों आपकी तैयारी रुक जाती है, आप सिलेक्ट हो जाते हैं। तैयारी कभी कंप्लीट नहीं होती। ओके, तो दोस्तों हिस्ट्री के बारे में बहुत सारे मिथ हैं कि हिस्ट्री रटने की चीज है, याद करने की चीज है, क्रैमिंग की चीज है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री केवल समझने की चीज है, समझने और आत्मसात करने की चीज है। अगर आप हिस्ट्री को आत्मसात कर लिया और समझ लिया तो दोस्तों आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सिलेबस क्या पढ़ें, क्या चीजें पढ़ें, कौन सी चीजें छोड़ें, जिससे कि हमारी तैयारी कंप्लीट हो जाए, हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले आ सकें। चूंकि दोस्तों सिलेबस डिफाइंड नहीं है, ठीक है, अनडिफाइंड है, इसीलिए दोस्तों सिलेबस के लिए बच्चे जो है वो एक्सपर्ट पर दोस्तों क्या हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं एक्सपर्ट पर। और मैं ये मानता भी हूं कि जहां पे सिलेबस डिफाइन नहीं है, या अगर डिफाइन है तो भी दोस्तों अपने अपने एक्सपर्ट से एक बार सिलेबस जरूर आप एक बार आप दोस्तों डिस्कस कीजिए कि सर इस सब टॉपिक में हमारा क्या सिलेबस होना चाहिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए, हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, कौन सा टॉपिक छोड़ देना चाहिए, जिससे कि हम अपनी तैयारी को सही दिशा दे सके। या तो किसी एक्सपर्ट एडवाइस से आप ये चीजों को समझें, या खुद आपके अंदर इतना सलाहियत हो, इतना आप सक्षम हो कि आप 10 ईयर का पेपर देख करके, 10 साल का कम से कम पेपर देख करके आप इस बात को महसूस कर सकें कि क्वेश्चन का कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, केवल सिलेबस आपके लिए मायने नहीं रखेगा दोस्तों, 10 ईयर का जो ट्रेंड है, जो पेपर है, वो आपके लिए बहुत कुछ मैटर करेगा कि कौन सा एरिया आप कवर करें, कौन सा एरिया छोड़ दें, किस पे आपको काम नहीं करना है, किस पे आपको ज्यादा वर्क करना है। ये सब दोस्तों आपको खुद समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन किसी आप एक्सपर्ट से मिलेंगे तब दोस्तों वहां पर चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे कि अपने रेगुलर कोर्स में इससे बात करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन सी चीजों को ही पढ़ना है, किस चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, इन सब पे बात करेंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा सिलेबस। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन के नेचर पे बात करते हैं।
क्वेश्चन की प्रकृति पे बात करते हैं कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, यूपीपीसीएस के क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्या बहुत सारे मिथ हैं दोस्तों। क्या क्वेश्चन यूपीएससी स्टैंडर्ड के आते हैं, यानी कि दोस्तों क्या कॉन्सेप्ट बेस आते हैं, या क्या फैक्चुअल आते हैं, यानी कि तथ्यात्मक तरीके के प्रश्न आते हैं, या अवधारणात्मक तरीके के प्रश्न आते हैं। ठीक है, ये सब दोस्तों कई सारे सवाल आपके सामने अभी भी रह जाते हैं कि आखिर अगर तैयारी करें तो क्या लूसेंट पढ़ने से काम चल जाएगा। लूसेंट पढ़ने से काम चल जाएगा अगर तथ्यात्मक है तो। क्या घटना चक्र पढ़ने से काम चल जाएगा, घटना चक्र मतलब क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने से काम चल जाएगा, या फिर हमें एक कंप्लीट स्टडी करनी पड़ेगी, एक मतलब एक पूरा कॉम्प्रहेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी, या दोस्तों जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट पे पूरी तरीके से बात करेंगे। मतलब हम कॉम्प्रहेंसिव स्टडी करें या केवल लूसेंट या कुछ कुछ छिटपुट मटेरियल से हमारा काम चल जाएगा, या हम केवल फैक्चुअल बेसिस पे पढ़ाई करें तो हमारा प्री निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। तो दोस्तों यहां पे मैं बता दूं कि 2017 के पहले जो प्रश्न आते थे वो उसमें फैक्चुअल प्रश्नों की संख्या ज्यादा होती थी, संख्या अधिक होती थी दोस्तों 17 के पहले। उसमें तथ्यात्मक प्रश्नों की संख्या ज्यादा होती थी। एक और चीज होती थी दोस्तों कि उसमें क्वेश्चन रिपीट बहुत होते थे, प्रश्न रिपीट भी बहुत होते थे। लास्ट ईयर के पेपर्स जो हैं, लास्ट ईयर के पेपर्स अगर आप बहुत अच्छे से कर ले जाते थे तो दोस्तों उसमें से करीब मान के चलें कि 50% क्वेश्चन जो है वो रिपीट आपको मिल जाते थे। बट ये मैंने बताया 2017 के पहले ये एक ट्रेंड था दोस्तों कि क्वेश्चन फैक्चुअल नेचर के ज्यादा आ गए, आपने थोड़ा तथ्य वगैरह इधर उधर से पढ़ लिया और थोड़ा दोस्तों आपने क्या किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया, तो करीब क्वेश्चन दोस्तों जो है वो रिपीट करते हैं तो आपका की तैयारी हो जाती थी। एक मिनट, हेलो, हाँ जो, हाँ हाँ, बैंक में मैं क्लास ले रहा हूँ। अच्छा एक मिनट दे दो। हाँ अंकल बोलिए, मैं क्लास ले रहा हूँ। हाँ बताइए। अच्छा ठीक है ले लीजिए। ठीक है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल थी इसलिए मैं इसलिए फोन अपना ऑन पे रखा हुआ था। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि दोस्तों कि 2017 से पहले क्या होता था कि क्वेश्चन जो है वो रिपीट करते थे करीब 50%, और ज्यादातर प्रश्न दोस्तों फैक्चुअल नेचर के होते थे। लेकिन ये ट्रेंड अब चेंज हो गया है दोस्तों। अब जो नया ट्रेंड है 2017 के बाद दोस्तों, जो ट्रेंड है 2017 के बाद, उसमें उसमें स्थिति ये हो गई है कि 70% जो प्रश्न हैं वो दोस्तों कॉन्सेप्ट से आ रहे हैं, और केवल 30% प्रश्न दोस्तों जो है वो फैक्ट से आ रहे हैं। पहले ठीक उल्टा था दोस्तों। पहले जो प्रश्न आते थे वो 70% प्रश्न दोस्तों जो है वो फैक्ट से आते थे, और 30% क्वेश्चन ही कंसेप्ट से होते थे। लेकिन अब दोस्तों अब ये व्यवस्था चेंज हो गई, यानी कि अब हमें कॉम्प्रहेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी। तीसरी बात ये दोस्तों कि पहले मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर से 50% क्वेश्चन जो है दोस्तों वो रिपीट मिल जाते थे, लेकिन ये चीज भी अब चेंज हो गई। अब ये मान के चलें कि आपको 20 से 25% से ज्यादा प्रश्न आपको रिपीट नहीं मिलेंगे दोस्तों। रिपीट प्रश्न केवल 20 to 25% मिलेंगे, यानी कि तैयारी आपकी पहले की तुलना में अब थोड़ी सी दोस्तों क्या है, मुश्किल हो गई है। पहले आपके लिए तैयारी थोड़ी आसान थी, लेकिन मुश्किल का मतलब ये कि अब आपको कंसेप्ट पे बहुत ध्यान देना है। अब आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है। अब आपको थॉरली नॉलेज लेना है किसी भी सब्जेक्ट का।
ये आपके लिए दोस्तों सही ये प्रश्न की दोस्तों आपकी क्या है, ये सही आपकी रणनीति होनी चाहिए कि आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। आप ध्यान दें दोस्तों कि फैक्ट पर थोड़ा आप पहले की तुलना में फैक्ट पे ध्यान दें, लेकिन उतना डिपेंडेंट ना रहें फैक्ट पे। और दूसरी बात दोस्तों कि रिपीट क्वेश्चन पे आप जरा डिपेंडेंट ना रहें। अगर आप बहुत ज्यादा रिपीट क्वेश्चन वाले ट्रेंड पे रहेंगे, आप में से कोई ऐसा है जिसने कभी प्रीलिम्स पास किया है? किसी ने एग्जाम प्रीलिम्स को पास किया या मेंस पास किया है? आप में से कोई ऐसा है क्लास में? अभी किसी की ओर से आंसर नहीं आया है। क्या हम जुड़े हुए हैं? क्या कनेक्ट हैं? क्लास आपको दिख रही है? आप मुझे थंब से इशारा कीजिए, थंब करके इशारा कीजिए। अगर नहीं ऐसे इशारा करना है तो थंब भी इशारा कर दीजिए। ठीक है, इसका मतलब हम कनेक्टेड हैं क्लास में। यानी कि अभी तक आप लोगों में से कोई ऐसा नहीं है जिसने प्रीलिम्स पास किया है। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि प्रीलिम्स पास करने के लिए अब आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा कि आपको कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, फैक्ट पे कम ध्यान देना पड़ेगा जितना पहले ध्यान देते थे, और रिपीट क्वेश्चन पे दोस्तों आपको कम ध्यान देना पड़ेगा। उतना डिपेंडेंसी अपनी कम करनी पड़ेगी। करना है लेकिन डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। ओके, चलिए दोस्तों, अब आइए बात करिए। हो गई दोस्तों प्रश्नों की प्रकृति, और प्रकृति के अनुसार ही हमें क्या बनाना पड़ेगा, अपनी रणनीति। ओके, तो रणनीति में क्या करना है समझिए। रणनीति में यह है कि दोस्तों जो हमारी क्लास शुरू हो रही है अभी परसों से, आप लोग चाहें तो उस क्लास को ज्वाइन करें। 9 PM पे है दोस्तों, रात में। ठीक है ना, 9 PM पे रात में है। मॉडर्न इंडिया की दोस्तों 9 या 9:30 है समथिंग, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। मैं आपको देख के बता दूंगा एक बार। आप कहें तो मैं देख के बता ही देता हूँ। 1 मिनट में आपको टाइम ही बता देता हूँ। क्योंकि इतनी क्लासेस शेड्यूल होती हैं तो थोड़ा सा ध्यान से उतर जाता है। 9:30 है दोस्तों। ठीक है ना, ये 9 PM नहीं है, 9:30 PM है, जो आपकी दोस्तों क्लास मॉडर्न डे की परसों से शुरू हो रही है। तो आप इस क्लास को दोस्तों ज्वाइन कीजिए। आपको यकीनन आपको हाई लेवल का फायदा मिलेगा। आपको ये लगेगा कि आपने सचमुच कुछ सीखा है पिछले 1 डेढ़ महीने में। ठीक है, और आपको यकीनन मॉडर्न इंडिया पे दोस्तों आपको काफी लाभ मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप ज्वाइन नहीं करना चाहते, मैं ये भी बता रहा हूँ, उसमें आपको थोड़ा नुकसान है। नुकसान ये है कि जो चीजें आप एक एक महीने में सीख जाएंगे मेरे साथ, वो चीजें आपको शायद 3 महीने लग जाएं। वो भी तब जब आप कम से कम, अगर आप नए शुरुआत कर रहे हैं, तो अगर आपने पहले से अगर कुछ पढ़ा है और अगर आप मॉडर्न इंडिया पढ़ना चाहते हैं, तो भी दोस्तों कम से कम आपको 2 महीने लग जाएंगे। वो भी तब जब आप कम से कम 60 दिन गुड़े 4 घंटे 240 घंटे देंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप मेरे साथ पढ़ते हैं तो आपको यकीन माने कि 2 घंटे गुड़े 30, 1.5 गुड़े 30 यानी कि 30, 45 घंटे में दोस्तों आपकी काफी कुछ तैयारी हो जाएगी। तो आपके सामने दोनों ऑप्शन है, आप चाहे तो मेरे साथ पढ़ लें, चाहे तो आप ये वाला तरीका अपना लें, चाहे अगर नए हैं तो दोस्तों आप ये तरीका अपना लें। लेकिन उसमें टाइम कंज्यूम होगा ही होगा, 100% होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतना आसान चीज नहीं है दोस्तों। आप सोचे कि एक बार में आपके लिए, अगर आप नए हैं तो आप ये वाला अगर तरीका अपनाते हैं तो आपको कम से कम 90 डेज लग जाएगा। और 90 डेज में भी दोस्तों अगर आप तो भी मतलब 240 घंटे लग जाएंगे। ठीक है ना, और आपको दोस्तों काफी इसमें टाइम लगाना पड़ेगा, और आपके पास टाइम इतना है नहीं अभी। तो इसलिए अगर आप चाहें तो आप मेरी क्लास को ज्वाइन कर लें, अगर आप अनअकैडमी के मेंबर हैं, सब्सक्राइबर हैं। और वैसे भी दोस्तों अनअकैडमी की फीस बहुत ज्यादा नहीं है। आई थिंक अनअकैडमी की फीस जो है वो 7,000 से ज्यादा नहीं है दोस्तों, जहां तक मुझे लगता है। टाइम बताया मैंने 9:30 है, 9:30 PM। ओके, 9:30 है। तो अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो चाहे तो सब्सक्राइबर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बहुत ही कम फीस में दोस्तों अनअकैडमी आपको एक ऐसा कोर्स प्रोवाइड करा रहा है दोस्तों, जहां पे बहुत ही मतलब टॉप क्लास के एजुकेटर्स आपके सामने अवेलेबल हैं। मैं ऑलरेडी, आपको पता है कि मैं इंडिया के टॉप क्लास के लीडिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहा हूं, आप लोगों ने मेरा नाम भी सुना होगा। ठीक है,
कुछ टाइम चेंज करेंगे अमित, परेशान नहीं हुए, कुछ टाइम हाँ एकदम मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। और दोस्तों 7,000 की फीस में आपको ये यकीन माने कि आपको इन टॉप क्लास के जो एजुकेटर्स इंडिया के वो आपको मिल रहे हैं, ऑप्शनल क्लासेस मिलती हैं आपको, तो आपके लिए बहुत कम फीस है, चाहे तो आप ज्वाइन कर लें, मर्जी आपकी, मेरा कोई प्रेशर नहीं है, मैंने एक राय दिया है आपको। ओके, आपकी तैयारी को दिशा ही मिलेगी। और नहीं, अगर आपके पास फीस है तो आप चाहें तो दोस्तों खुद से भी कर सकते हैं, मैंने आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। मैंने एक बात बताई, और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो चाहे तो आप मेरा कोड यूज कर लें, ठीक है ना। मेरा कोड है फारूकी सर 10, FAROOQUISIR, फारूकी सर 10, ये मेरा कोड है। इसको यूज करेंगे दोस्तों तो 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको जो आपकी फीस है, जो अनअकैडमी डिस्काउंट करेगा उसके बाद ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, मर्जी आपकी। हाँ, मैं टाइम कुछ शेड्यूल करूंगा, आप लोगों के हिसाब से ही करूंगा, घबराए नहीं। बुक आपके लिए देखिए, कोई एक बुक नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पीसेस के लिए मैं इतनी जल्दी आपको कोई बुक बता भी नहीं सकता कि आपके सामने केवल 2 महीने का टाइम है, आपके सामने केवल 2 महीने का टाइम है। और उसमें आप जो है, आपको मैं कोई ऐसा बुक, ऐसा है नहीं मेरे पास ऐसा सच कि मैं आपको बता दूं। वैसे आपको अगर बुक की बात करूं तो आपको बिपिन चंद्रा पढ़ना चाहिए, आपको बिपिन चंद्रा पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बुक पे भरोसे रहेंगे तो मैंने बताया कि आपको टाइम लगेगा, ठीक है ना। अगर आप बुक के भरोसे रहेंगे तो आपको टाइम लगेगा, इसीलिए आप बुक के भरोसे तब रहें जब आपका शांति काल हो। शांति काल मतलब जब आप लड़ाई, जब आप एग्जाम देने के में आपके पास कम से कम 6-7 महीने का टाइम, तब आप जरूर बुक से तैयारी कीजिए। मैं तो खुद बुक पढ़ने के लिए सजेस्ट करता हूँ। लेकिन अगर आपके पास जब टाइम नहीं है, एग्जाम सर पे है, तो फिर मैं कोई बुक आपको सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तब फिर मेरे नोट्स ही आपके काम आएंगे। थैंक यू अमित, थैंक यू। ठीक है, तब मेरे नोट्स ही आपके काम आएंगे। ये दोस्तों रणनीति। तो आप मेरी क्लास कीजिए, क्लास के नोट्स पढ़िए। देखिए, मैं वो टीचर नहीं हूं मैं ये बोलूं कि आप केवल मेरे नोट्स ही ब्रह्म यम यम हूं ब्रह्म है, ऐसा मैं कभी नहीं बोलता हूं कि मैं ही सब कुछ हूं। मेरे से पढ़ लेंगे तो आपका सब हो जाएगा, नहीं, जरूर हो जाएगा, लेकिन तब जब आपके पास टाइम का इशू है, क्रंच है टाइम का, तो आप मेरे नोट्स पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। आपकी रणनीति होगी दोस्तों क्लास। देखिए, मैं क्लास कराता हूं, क्लास के साथ मैं नोट्स प्रोवाइड कराता हूं। इसके अलावा दोस्तों क्लास में मैं आप रनिंग नोट्स बनाते हैं, सॉरी, आप रनिंग नोट्स बनाते हैं, तो क्लास नोट्स प्लस रनिंग नोट्स मिला करके दोस्तों आपके पास सफिशिएंट, आपके पास कंटेंट होता है। ओके, जो आप समझते हैं वो रनिंग नोट्स आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होता है। अब आपको करना क्या दोस्तों, किसी सफिशिएंट कंटेंट को बार बार रिवाइज करना है, ठीक ना। 2 बार 3 बार आपको रिवीजन करना है रोज। आपको जैसे आज की क्लास हो गई तो अगले दिन की क्लास से पहले आपको 30 मिनट आपको रिवीजन करना है। कुछ इस तरीके से रिवीजन की आपको स्ट्रेटजी बनानी है कि एक चैप्टर कम से कम आपसे आपसे 3 से 4 बार आपका रिवाइज हो जाए, 3 से 4 बार आपका एक चैप्टर रिवाइज हो जाए। ओके, तो आपको इस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है। और अल्टीमेटली दोस्तों आपको रिवीजन के साथ साथ आपको, जो हम लोग क्लास में दोस्तों क्विज कराते रहते हैं, वीकली क्विज होता है, यानी कि एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं वीकली क्विज लेता हूं दोस्तों। इस वीकली क्विज से आपको ये फायदा होगा कि आपका टेस्ट, आप कितने पानी में हैं आपका ये पता चल जाएगा। तो आप अपने वीकली क्विज को भी, मेरी वीकली क्विज को भी ज्वाइन कीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपको कहीं कोई कोई और टेस्ट अगर आपको मिल सकता है तो उस किसी और टेस्ट के माध्यम से भी अपनी चीजों को ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। अपने अपने आप को चेक करते रहिए कि आप कितने पानी में हैं। टेस्ट से दोस्तों बहुत सारा फायदा मिलता है, ठीक है ना। तो हमारी ये रणनीति होनी चाहिए कि हम क्लास नोट्स को मतलब क्लास करें, और साथ ही साथ दोस्तों क्लास नोट्स को पढ़ें, रनिंग नोट्स बनाएं, उसको दिमाग में बैठाने की कोशिश करें। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं मॉडर्न इंडिया में आपको एक भी फैक्ट ऐसा अलग से नहीं बताऊंगा जो फैक्ट आपके लिए, आपको अलग से लगे, इंडिपेंडेंट फैक्ट आपको लगे, ऐसा कहीं भी नहीं बताऊंगा। सारे फैक्ट, सारी कहानी एक दूसरे से जुड़ी होगी, ठीक है।
चलिए दोस्तों, कहानियों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से, मैप के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से बहुत सारी चीजें दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की जिम्मेदारी मेरी है। तो ये तो हो गया दोस्तों आपकी स्ट्रेटजी, आपकी क्लास, आपका सिलेबस, आपके क्वेश्चन का नेचर, और थोड़ा सा दोस्तों मॉडर्न इंडिया के सिलेबस पे बात कर लेते हैं कि हम लोग को पढ़ना कैसे है। नए बच्चे जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं, नए बच्चों को मैं एक बार आपको एक थोड़ी सी झलक दे दूं कि मॉडर्न इंडिया कैसे पढ़ेंगे। दोस्तों मॉडर्न इंडिया के आधुनिक भारत के 3 पार्ट हैं दोस्तों। ओके, शीतल आप न्यू स्टूडेंट मतलब कि आप अनअकैडमी के सब्सक्राइबर हैं? ओके, तो फिलहाल 9:30 से 29 तारीख से मेरी क्लास शुरू हो रही है, उस क्लास को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों आधुनिक भारत के 3 पार्ट में हम लोग दोस्तों पूरे आधुनिक भारत को पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा बेसिक पार्ट, दूसरा पार्ट होगा दोस्तों एक्शन पार्ट, और तीसरा पार्ट होगा दोस्तों रिएक्शन पार्ट। आपके लिए इतना आसान होगा इस तरीके से पढ़ना अगर आपको न्यूटन्स के तीसरे लॉ की दोस्तों, अगर न्यूटन थर्ड लॉ की जो आपको अगर आपको नियम पता है, उसकी अगर दोस्तों उसका रूल पता है कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, तो समझ लीजिए दोस्तों कि आपके लिए राहें आसान है, आपके लिए काफी चीजें आसान हो जाएंगी। ओके, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? क्या कहता है, कोई बताए, क्लास में बताए, न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? दोस्तों न्यूटन थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन रिएक्शन, इक्वल, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन रिएक्शन। ठीक है ना? मतलब क्रिया का दोस्तों क्या होता है कि हर एक एक्शन का, हर एक क्रिया का क्या होता है दोस्तों, प्रतिक्रिया होती है। दोस्तों बेसिक पार्ट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य का पतन, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और उनके बीच एकाधिकार के लिए संघर्ष एवं उनके बीच एकाधिकार के लिए संघर्ष। ये दोस्तों 2 चीजें पढ़ेंगे इस टॉपिक में। दोस्तों हम लोग औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में जितना तेजी से दोस्तों जो पतन की प्रक्रिया हुई, आखिर उस पतन के क्या कारण थे, कारण का दोस्तों उसके पतन का स्वरूप क्या था, इन सब चीजों को पढ़ने के साथ साथ इसी के पैरेलल दोस्तों स्वायत्त राज्यों का उदय भी पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य दोस्तों जब एक केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई है, जब एक केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई या केंद्रीय राजतंत्र दोस्तों जब कमजोर हुआ, तो जितने भी अधीनस्थ राज्य थे, जितने भी सबॉर्डिनेट स्टेट थे, वो सब दोस्तों अलग हो गए। सब केंद्रीय सत्ता से अलग होकर के अपने आप में एक इंडिपेंडेंट राज्य बन गए। इन सारे इंडिपेंडेंट राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। ये राज्य कितने प्रकार के हैं, इसमें दोस्तों अवध, अवध, हैदराबाद, बंगाल जैसे राज्य, मराठे, निजाम, सॉरी मराठे, मैसूर, राजपूत, इन सभी राज्यों के बारे में दोस्तों, उनके आपसी संघर्षों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद दोस्तों यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में बात करेंगे कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से दोस्तों भारत में यूरोपीय कंपनियां एक के बाद एक करके भारत की ओर आकर्षित हुई। यहाँ पे दोस्तों उन्होंने व्यापार का अपना सेटअप डेवलप किया, और धीरे धीरे भारत के व्यापार पर अपना एकाधिकार के लिए ये आने वाली दोस्तों कई सारी कंपनियां आई। सबसे पहले पुर्तगाली, ठीक है ना, फिर दोस्तों डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी, ये सारी कंपनियां दोस्तों भारत में एक के बाद एक करके आई। और इनमें भारत के व्यापार के लिए, भारत के व्यापार के पर एकाधिकार के लिए
मोनोपोली के लिए आपस में दोस्तों लोगों ने स्ट्रगल किया, एक अधिकार के लिए संघर्ष किया। इस संघर्ष में अंततः दोस्तों किसकी जीत हुई? अंग्रेजों की जीत हुई। ये सब खत्म हो गए दोस्तों। पोर्चुगीज कहीं ना कहीं एबॉलिश हो गए, डच एबॉलिश हो गए, डेनिश एबॉलिश हो गए, फ्रांसीसी एबॉलिश हो गए, केवल बचे दोस्तों कौन? अंग्रेज। अब अंग्रेजों ने दोस्तों भारत पर क्रिया करना शुरू किया। क्रिया का मतलब ये कि इन्होंने भारत में दोस्तों साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया अपनाई, साम्राज्य विस्तार किया। भारत को दोस्तों उन्होंने एक उपनिवेश में बदल दिया, अपना उपनिवेश बना लिया, एक प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया, ठीक है ना। भारत के राजाओं को दोस्तों उन्होंने पराजित किया, उनको हटा दिया। भारत की इकोनॉमी भी दोस्तों पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। एक प्रशासनिक, भारत का शोषण करने के लिए एक प्रशासनिक ढांचे का की स्थापना की। ये पार्ट दोस्तों एक्शन पार्ट है। इसके अंतर्गत हम लोग कई सारे चैप्टर पढ़ेंगे। साम्राज्य विस्तार का चैप्टर, भारत में दोस्तों प्रशासनिक ढांचे के निर्माण का चैप्टर, प्रशासनिक ढांचे के ठीक है ना। और दोस्तों उपनिवेश बनाने का जो है ये एक बात करेंगे कैसे उपनिवेश बनाया गया। अल्टीमेटली दोस्तों जब ये सारी क्रियाएं हो जाएंगी, जब ये सारी क्रियाएं होंगी, तो दोस्तों क्या होगा? इसके हम लोग रिएक्शन पार्ट देखेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि दोस्तों अंग्रेजों की इस नीतियों की वजह से, ये जो नीतियां इन्होंने भारत में अडॉप्ट की, जो भारत को उन्होंने एक उपनिवेश बनाया, या प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया, या जो साम्राज्य विस्तार किया, इन सब का दोस्तों एक रिएक्शन भारतीयों के अंदर एक प्रकार का विद्रोह उपजेगा। भारतीयों के अंदर एक दोस्तों एक बदले की भावना उपजेगी। और ये विद्रोह दोस्तों, ये जो रिएक्शन होगा वो दो रूपों में होगा। ये रिएक्शन दो रूपों में होगा। एक दोस्तों, एक को बोलते हैं विद्रोह, और एक को बोलते हैं दोस्तों आंदोलन। ओके। विद्रोह होता है जो दोस्तों जो सशस्त्र रूप में होता है। दोस्तों ब्रिटिश शासन के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता ने दोस्तों कई सारे विद्रोह किए। विद्रोह कई प्रकार के थे दोस्तों। ये विद्रोह कई नेचर के हुए। इसमें कुछ दोस्तों किसान विद्रोह हुए। किसानों ने दोस्तों अंग्रेजों की भू राजस्व नीति के विरुद्ध में किसानों का विद्रोह हुआ। दोस्तों इसमें कुछ जनजातीय विद्रोह हुए। अंग्रेजों की दोस्तों औपनिवेश जनजातीय क्षेत्रों को औपनिवेशिक घेरे में लाने के कारण जनजातीय विद्रोह हुए। तो दोस्तों कई सारे विद्रोह जो थे, सॉरी, कुछ सांस्कृतिक और धार्मिक प्रकृति के भी विद्रोह थे। जब दोस्तों भारतीयों को लगा कि उनका धर्म और संस्कृति खतरे में है, तो सांस्कृतिक राजनीतिक प्रकार के विद्रोह थे दोस्तों जो उन्होंने की। जैसे वहाबी विद्रोह, फकीर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, ये सारे विद्रोह जो थे वो सांस्कृतिक प्रकृति के थे। सांस्कृतिक यानी कि धार्मिक, राजनीतिक प्रकृति के विद्रोह थे। किसान विद्रोहों में दोस्तों हम लोग बहुत सारे विद्रोह, जैसे कि नील विद्रोह, दक्कन के दंगे, मोपला विद्रोह, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों पावना विद्रोह, इन सभी घटनाओं को पढ़ेंगे। अवध किसान सभाओं का संघ की स्थापना, अवध किसान सभा। जनजातीय विद्रोहों में दोस्तों हम लोग संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे दोस्तों विद्रोहों के बारे में चर्चा करेंगे। और पाइका विद्रोह, ठीक है ना, भील विद्रोह, इन सब से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। इसी तरीके से इन क्षेत्रों से दोस्तों छोटे छोटे विद्रोहों से क्वेश्चन आते हैं। इन विद्रोहों में जो प्रश्न कई बार इस नेचर के होते हैं कि क्रम लगाने के लिए दोस्तों आते हैं। मतलब इन इन विद्रोहों का क्रम क्या है, क्रोनोलॉजी पूछता है दोस्तों, या फिर विद्रोहों के नेताओं के नाम पूछता है, या इन विद्रोहों की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछता है। इन सभी प्रश्नों को दोस्तों हम लोग साथ साथ पढ़ाई करेंगे। ओके। अब इन विद्रोहों के दोस्तों, इन सभी विद्रोहों के कारण एक ऐसा विद्रोह भी होगा जो सभी को सम्मिलित करते हुए दोस्तों एक विद्रोह होगा, जिसे 1857 का विद्रोह कहते हैं। जिसमें हम लोग दोस्तों 1857 के महाविद्रोह के बारे में पढ़ाई करेंगे कि ये विद्रोह क्यों हुआ, कारण क्या थे, कब हुआ, मतलब कैसे हुआ, ठीक है, इसका प्रसार क्षेत्र कैसा था, इसके परिणाम क्या क्या रहे, ठीक है, इसका दूरगामी प्रभाव क्या पड़ा,
इसका नेचर क्या था, इसकी प्रकृति कैसी थी, इन सब जगहों से दोस्तों प्रश्न आते हैं। ओके, 1857 के विद्रोह के बाद दोस्तों एक नए प्रकार का आंदोलन अब शुरू होगा, जो इस हिंसक आंदोलन से पूरी तरीके से अलग एक अहिंसक आंदोलनों की शुरुआत होगी। हिंसक विद्रोह के से अलग अहिंसक और आधुनिक राजनीति पर आधारित एक अहिंसक राजनीतिक आंदोलन शुरू होगा दोस्तों, जिसे राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। ओके, इस राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों पढ़ा लिखा वर्ग करेगा, मध्यम वर्ग करेगा, जिसके अंदर एक राजनीतिक चेतना होगी, जो अपने आधुनिक राजनीतिक मूल्यों को समझता होगा। उसके अंदर राष्ट्रवाद की चेतना होगी, और दोस्तों उसी आधुनिक राजनीतिक मूल्यों के आधार पे वो राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करेगा। इसी के बाद दोस्तों कांग्रेस की स्थापना होगी। कांग्रेस की स्थापना पे बात करेंगे, और इसी के साथ दोस्तों कांग्रेस की स्थापना की ही राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण होंगे, जिसमें एक चरण दोस्तों गरमपंथी चरण, कांग्रेस एवं गरमपंथी, नरमपंथी, पुनः दोस्तों कांग्रेस एवं गरमपंथी, कांग्रेस एवं नरमपंथी, और पुनः दोस्तों कांग्रेस एवं गांधीवादी योग। इस तरीके से दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस के रोल को समझेंगे, कांग्रेस के आजादी में दोस्तों उसके योगदान को समझेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन की कुछ अन्य धाराएं भी होंगी, उन पर भी बात करेंगे, जिसमें अन्य धाराओं में दोस्तों वामपंथी आंदोलन, समाजवादी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, और इसी राष्ट्रीय आंदोलन के समकक्ष इसके पैरेलल दोस्तों हम लोग उन गतिविधियों पे भी बात करेंगे जो भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी थे। तो राष्ट्रवाद की चेतना के साथ साथ दोस्तों संप्रदायवाद की चेतना का विकास हुआ। इस संप्रदायवाद की चेतना ने वर्गीय हितों को, जातिगत और धार्मिक हितों को दोस्तों देखने का एक नजरिया दिया। आधुनिक राजनीति के साथ ही दोस्तों अगर एक तरफ राष्ट्रवाद आया, तो राष्ट्रवाद के साथ साथ दोस्तों संप्रदायवाद की विचारधारा भी आई। और किसी भी बहुसांस्कृतिक समाज में जहां पे कई धर्मों के लोग रहते हों, वहां पे, और खासकर दोस्तों वहां के लोग अशिक्षित हों, ज्यादातर लोग अशिक्षित हों, कम पढ़े लिखे लोग हों, ऐसे में सांप्रदायिकता की विचारधारा को चला पाना दोस्तों एकदम आसान काम था। तो राष्ट्रीय आंदोलन के साथ भी दोस्तों धार्मिक प्रवृत्तियां जुड़ी, और इसकी वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं राष्ट्रीयतावाद पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, राष्ट्रवाद पर नकारात्मक उसकी की प्रतिक्रिया भी हुई, और संप्रदायवाद का जन्म हुआ। इस संप्रदायवाद ने दोस्तों क्या किया, भारत के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, भारत के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया। तो दोस्तों ये दोनों साइमल्टेनियसली ही चलेंगे। एक तरफ राष्ट्रीय आंदोलन दोस्तों, उसके साइमल्टेनियस राष्ट्रीय आंदोलन चलेगा, तो उसी के साइमल्टेनियस दोस्तों विभाजन की प्रक्रिया संप्रदायवाद का भी प्रचलन होगा। ओके, तो हम ये सारा कोर्स दोस्तों कवर करेंगे पिछले 1-1.5 महीने में, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन की सारी चीजों को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन के नेचर को समझेंगे, रिपीट क्वेश्चन को भी करेंगे। हाँ, एक बात और दोस्तों, कि अगर आप लोग इस सब करने के साथ साथ आप लोग थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ते चलिएगा। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसका एक्सप्लेनेशन को पढ़ते चलिएगा, जिससे कि दोस्तों आपकी तैयारी को एक सही डायरेक्शन मिल सके। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर 3 बजे इसी समय। हम लोग कुछ और चीजों पे भी बात करेंगे अभी मॉडर्न इंडिया में, कि थोड़ा सा दोस्तों नेशनल मूवमेंट पे बात करेंगे। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए क्लास में। नेशनल मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उस पर हम लोग जरूर थोड़ा सा बात करेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए, कुछ चीजें दोस्तों हम लोग कवर करने की भी कोशिश करेंगे। ओके, तो मिलते हैं कल दोस्तों। आप आज का टाइम इतना ही। ऑल द बेस्ट। परसों से क्लास हमारी शुरू भी हो रही है। चलिए।